अब देखो, जब हम प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कर चुके हैं एच रो जी, जब किसी भी लिक्विड का प्रेशर, अब देखो एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, तो वो भी तो गैस जो है वो हम पे प्रेशर लगा रही है, दैट प्रेशर जो हम पे लगा रही है दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई नहीं, निकल दो, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखो, जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है बेटा, बैरोमीटर से। बैरोमीटर किसने बनाया था, टॉर्सलीज ने। एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत आसान है, देखिए इन्होंने क्या किया, एक 100 सेंटीमीटर का ट्यूब लिया और इसमें पूरे ट्यूब में मर्क्यूरी भर दी। ठीक है, क्या भर दी पूरे में, मर्क्यूरी भर दी पूरे में। और ये ट्यूब जो है, इसकी लेंथ जो है ट्यूब की वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वेसल लिया, उसमें भी मर्क्यूरी भर दी, उसमें भी क्या भर दी, मर्क्यूरी भर दी। फिर क्या किया, ये जो ट्यूब लिया इसको यहां ऐसे, ये भरा था ऐसे करके इस वेसल के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा किया ये। ठीक है, क्या होगा, ये मर्क्यूरी इसमें से बाहर निकल आएगी ट्यूब में से और वेसल के ऊपर आ गई, ऐसे कुछ हुआ। तो वैसे तो पूरी मर्क्यूरी बाहर निकल जानी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि ये जो मर्क्यूरी थी वो 76 सेंटीमीटर बची रह गई, फिर और ज्यादा लेवल नहीं गिरा इसका। अब क्वेश्चन यही उठा कि 76 सेंटीमीटर के बाद क्यों बची रह गई, फिर और ज्यादा क्यों नहीं गिरी। उसका जवाब सुनो क्या है। देखो, यहां पर इस लिक्विड पर यहां जो प्रेशर लग रहा है, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है कि नहीं, बोलो। यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये मर्क्यूरी बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन जब पूरा 100 सेंटीमीटर भरा था, जब भी ये रोक रहा था मर्क्यूरी को बाहर निकलने से इस ट्यूब में से, हाँ या ना। लेकिन जो मर्क्यूरी अगर 100 सेंटीमीटर भरी है, तो आपको पता है कहीं पर भी लिक्विड जब उसकी एच हाइट होती है तो उसका प्रेशर होता है एच रो जी। तो लेकिन जो मर्क्यूरी का 100 सेंटीमीटर का प्रेशर था वो इस प्रेशर से ज्यादा था, इसलिए मर्क्यूरी बाहर निकल आई। लेकिन जब मर्क्यूरी बाहर निकली तो ट्यूब में कम हो गई, जब ट्यूब में कम हो गया लेवल तो एच कम हो गया, एच कम हो गया, तो इस मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से के मुकाबले जो ज्यादा था बराबर, ये मतलब कम होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उतनी सिर्फ मर्क्यूरी बची रह जाएगी कि मर्क्यूरी के कारण, जो मर्क्यूरी कॉलम के कारण जो प्रेशर है और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो बराबर हो। मतलब जब 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बचेगी, इसकी जो मर्क्यूरी की हाइट है 76 कॉलम ऑफ मर्क्यूरी का, कॉलम मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। मतलब मैं चाहूं तो मैं सीधा कह सकता हूं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमने इनडायरेक्टली मेजर कर लिया बाय द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। तो जो 76 कॉलम ऑफ मर्क्यूरी है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 76 कॉलम ऑफ मर्क्यूरी के बराबर। ये कि ये प्रेशर की वैल्यू नहीं है, ये मतलब ये है कि जो 76, अगर किसी भी ट्यूब में 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भरते हैं तो उसके कारण जो प्रेशर जनरेट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अब एग्जैक्ट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इसी को बहुत बार 760 mm कह देते हैं। लेकिन प्रेशर अगर आप निकालोगे एटमॉस्फेरिक, तो मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी, हाँ या ना। तो एच कितना रखोगे, 76 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8 रखोगे। जब इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये। तो बेटा समझ गए आप, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम पे लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है जो हम पे लगता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसको कॉलम ऑफ मर्क्यूरी में भी बहुत बार रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी होता है, उसको कॉलम ऑफ मर्क्यूरी में रिप्रेजेंट किया जाता है 80 mm और 120 mm। 80 mm कौन सा है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, पता है लो प्रेशर, तो वो 80 mm कॉलम ऑफ मर्क्यूरी है। अगर आपको उससे प्रेशर निकालना है तो आपको एच रो जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ। अब आपको एक चीज और पता है, जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। ये नॉर्मल मतलब जनरल प्रेशर। अच्छा, अब ये प्रेशर जो है, मतलब ये जो प्रेशर होता है इसको 1 atm कहते हैं। तो 1 atm में कितने पास्कल होते हैं, बोलिए
1.01 इंटू 10⁵ पास्कल 1 atm प्रेशर होता है। आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, इसके दो और यूनिट होते हैं, प्रेशर मेजर करने के दो और यूनिट होते हैं, एक टॉर होता है, एक बार होता है। तो इनकी डेफिनेशन या ये कितने कन्वर्टिंग फैक्टर इनके आप लोग पता करके आएंगे कि ये टॉर और बार क्या होते हैं। ये भी प्रेशर के क्या होते हैं बेटा, यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है। गेटिंग दिस थिंग क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हो गया। अब हमारे सिलेबस में मैक्सिमम जो मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हाइड्रोस्टैटिक्स में वो यही है। इसके बाद जो पार्ट शुरू होगा वो होगा बेटा हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब जब लिक्विड चल रहा है, ठीक है, जब लिक्विड फ्लो कर रहा है या गैसेस फ्लो कर रही है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए अब हम जब हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहली हमें एक हेडिंग पढ़नी है, एंड दैट हेडिंग इज व्हाट इज आइडियल लिक्विड। क्या हेडिंग है बेटा, आइडियल लिक्विड क्या होता है। देखो बेटा, जैसे कोई गैस आइडियल नहीं होती लेकिन फिर भी मानी जाती है, ठीक है, रियल गैसेस होती हैं, ऐसे ही आइडियल लिक्विड कुछ नहीं होता लेकिन फिर एक यूटोपियन कंसेप्ट है लेकिन मानेंगे। तो आइडियल लिक्विड होता क्या है, दो कंडीशन ऐसी हैं, अगर कोई भी लिक्विड ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगा तो वो आइडियल लिक्विड हो जाएगा। लेकिन फिर से वही है कि कोई लिक्विड ये कंडीशन कभी फॉलो कर ही नहीं सकता, मैं बताऊंगा क्यों। आइडियल लिक्विड की जो दो कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन इज कि वो जीरो कंप्रेस होता है, मतलब जीरो कंप्रेसिबिलिटी। बेटा देखो, वैसे तो लिक्विड कंप्रेस नहीं होते लेकिन आपको जीरो कंप्रेसिबिलिटी होती, तो ये भी सच नहीं है। 0.001% भी अगर कंप्रेस हो रहे हैं तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। चलो ठीक है, हम ये मान लेंगे 100% इनकम्प्रेसिबल है, ये तो हो भी सकती, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ये तो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकती। ये कहते हैं जीरो विस्कोसिटी। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा विस्कोसिटी क्या होता है। लिक्विड का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं। तो बेटा अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी जीरो हो गई, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। लिक्विड जब फ्लो करता है तो लिक्विड की लेयर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जब आइडियल लिक्विड की कंडीशन कोई लिक्विड फुलफिल नहीं कर सकता, मतलब आइडियल लिक्विड सिर्फ एक यूटोपियन कंसेप्ट है, फिर भी हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे उन सभी डेरिवेशंस में बेटा हमारा जो लिक्विड रहेगा वो कैसा रहेगा, आइडियल लिक्विड रहेगा। ठीक है, समझ गया, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड रहेगा। अच्छा अब सुनो, जब लिक्विड फ्लो करता है किसी ट्यूब से, पाइप से, तो बेटा अब हम फ्लो देखते हैं लिक्विड का, क्योंकि हम लिक्विड फ्लो देख रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फ्लो कितने तरह का होता है लिक्विड का वो देख रहे हैं। तो बेसिकली हेडिंग हमारी जो रहेगी दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जब एक पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कितने तरीके से फ्लो कर सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब सुनो, जैसे एक लिक्विड निकल रहा है, आपने देखा होगा एक पानी की बोतल रखी है और लिक्विड निकल रहा है, एक ही लाइन में गिर रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है, जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, और वो पानी का छोटा सा जो ढक्कन था उससे ही पानी जा रहा है और पानी भर गया। लेकिन तुमने एकदम क्या किया, तुम्हारा चुलबुल पानी आ गया, तुमने पानी के मतलब जो पाइप था उसे दबा दिया, फिर क्या होता है, कुछ यहाँ से भाग रहा है, कुछ यहाँ से, रैंडम मोशन हो जाता है जो फ्लो हो रहा है। तो उसी बेस पर हम दो तरह के मेन फ्लो देखेंगे, फिर एक और बताऊंगा। बेसिकली वन इज बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो, कुछ बुक्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन लैमिनर वैसे कुछ और होता है, लेकिन ठीक है अभी आपके टाइम बीइंग के लिए हम यही मान लेते हैं। और जो दूसरा फ्लो हम पढ़ेंगे दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। जैसे अगर कोई सा लिक्विड है वो ऐसे ही गिर रहा है एक ही लाइन में, स्ट्रीमलाइन, लिक्विड यहां तक आया, फिर कोई यहां भाग गया पार्टिकल, कोई यहां, ऐसा जब फ्लो कर रहा है, टर्बुलेंट। समझ गए, मतलब लिक्विड के अगर देख रहे हो आप तो ऐसा गिर रहा है तो ऐसे ही गिर रहा है, एक ही लाइन में गिर रहा है, लेकिन यहाँ कोई रैंडम मोशन है। अब इसकी लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन कैसे देंगे, सुनो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है कोई सा भी, ये दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये स्ट्रीमलाइन ट्यूब बन जाता है पूरा। स्ट्रीमलाइन जब एक से ज्यादा स्ट्रीमलाइन फ्लो के वो आप लेते हो तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब बन जाता है। लेकिन आप टेक्निकल डेफिनेशन कैसे दोगे, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। सुनो, आपने कोई सा पॉइंट लिया इस पर, इस फ्लो का कोई सा पॉइंट लिया, जैसे मान लीजिए हमने ए पॉइंट लिया फ्लो का, अगर इस पॉइंट ऑफ फ्लो पर
प्रीसीडिंग लिक्विड का जो मॉलिक्यूल आया उसका जो डायरेक्शन था फ्लो का, और जो अब अगला मॉलिक्यूल आएगा उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दोनों के अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम है तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब फ्लो कैसा है, फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसी पॉइंट ऑफ फ्लो पे प्रीसीडिंग पार्टिकल के डायरेक्शन फ्लो का और जो अब पार्टिकल आ रहे हैं उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो अलग अलग है, तो फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट। तो आप चाहो तो इस बेस पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। लिखो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन लिखिए, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल of flow is same as that of preceding particle, if at any point of flow the direction of particle of flow, the direction of क्या बोला था, if at any point of flow the direction of the direction of flow of particle is same as that of preceding particle, the direction of flow of particle is same as that of preceding particle, तो कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन। समझ गए, किसी भी पॉइंट पर, जैसे अगर बी पॉइंट पे देखोगे तो जितने भी यहाँ पार्टिकल्स आएंगे सबका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो सेम होगा, देन इट इज अगेन द स्ट्रीमलाइन फ्लो। if at any point of flow if the direction of the flow of particle is same as that of preceding particle then it is called streamline flow। और इसकी डेफिनेशन खुद बना लोगे, any point of flow if the direction of flow of particle is different from that of preceding particle then it is turbulent flow। आप एक चीज और कह सकते हो, यहां पर किसी भी पॉइंट पर एट दिस पॉइंट, जैसे ए पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो ए पॉइंट पर, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स विल हैव सेम वेलोसिटी। बताओ, ऑल पार्टिकल्स विल हैव वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं सभी की वेलोसिटी जो फ्लो की है वो कैसी होगी, सेम। ऐसे बी पर देखोगे तो सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है फ्लो की वो क्या होगी, सेम होगी। समझ रहे हो, क्लियर है। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट समझ गए। अब एक मिनट समझो, जब हम, एक मिनट लिखना, लिखो।
अब बेटा आप देखिए, तो आप फ्लो समझ गए, स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट फ्लो हो गया। अब जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे सभी में जो हमारा फ्लो होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो और आइडियल लिक्विड होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या देखेंगे अब हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब सुनो, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। जैसे एक पाइप है हमारा जिससे आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन कम या ज्यादा हो गया, ये एक आइडियल लिक्विड इससे फ्लो कर रहा है। अच्छा क्यों, एक पाइप से अगर 1 लीटर पानी जा रहा है तो 2 लीटर पानी बाहर निकल आएगा क्या? 1 लीटर जा रहा तो 1 ही लीटर बाहर निकलेगा। हाँ, तो मान लो एक ट्यूब है एक्स वाई, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ फ्लो पे, किसी भी पॉइंट ऑफ फ्लो पर। अच्छा अब एक चीज और याद रखना, मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं बेटा? हाँ, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक नोट के फॉर्म में ये चीज लिखनी है। लेकिन अगर टाइम 1 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी और डिस्टेंस बराबर होते हैं कि नहीं? ठीक है, बोलो हाँ या ना। मतलब डिस्टेंस की जगह, डिस्टेंस मतलब लेंथ भी कह सकते हो आप, वेलोसिटी भी रख सकते हो अगर पर सेकंड की बात कर रहे हैं। हाँ या ना, कर सकते हो ना? ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये बार बार यूज होगी यहाँ पर। ये चीज जब पर सेकंड की बात करेंगे तो लेंथ की जगह हम वेलोसिटी भी रख सकते हैं। अब सुनो बेटा, हम यहाँ ये देख रहे हैं, मान लो इधर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, और यहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो V1 है, और जब बाहर निकला लिक्विड तो यहाँ वेलोसिटी है V2 और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का A2। ठीक है, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब एंटर किया लिक्विड तो उस समय, ठीक है, कितना वॉल्यूम है, सुनना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट x, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट x पर सेकेंड। देखो बेटा, 1 सेकेंड की बात कर दी ना, बोलो पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम एंटर करेगा? जब 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम के लेंथ की जगह क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी। तो कितना वॉल्यूम एंटर करेगा, V1 मान लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है यहाँ, A1, लेकिन लेंथ की जगह क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि हम पर सेकंड का निकाल रहे हैं। समझ में आया? हाँ, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट x है, अगर मैं आपसे कहूं बताओ मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट x पर सेकंड, मान लो ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है बेटा, रो। तो बताओ मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट x पर सेकंड। बेटा मास कितना एंटर कर रहा है पर सेकेंड में, मास होता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम V1 इंटू डेंसिटी रो है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो A1 V1 रो। हाँ या ना? लेट दिस बी इक्वेशन 1। ऐसी बेटा अगर मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट y पर सेकेंड निकालूं मैं, समझ गया ना, दैट इज मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट y पर सेकेंड। ठीक है, लेट इट बी m2। क्या होगा, वहां का एरिया, वहां की वेलोसिटी और डेंसिटी तो सेम रहेगी लिक्विड की। ये बेटा मास ऑफ लिक्विड जितना एंटर करेगा उतना ही तो लीव करेगा, तो m1 m2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो m1 m2 बराबर होंगे, तो जितना मास आएगा उतना ही तो जाएगा। हाँ या ना? तो आ कितना रहा है, A1 V1 रो, जा कितना रहा है, A2 V2 रो, रो सेम है, कट गया, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। जब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बराबर होते हैं तो यहां से वी कुड से, हेंस व्हाट वी कुड से, कि एरिया इंटू वेलोसिटी ओवरऑल कांस्टेंट है। हाँ या ना? बोलो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो। ये किसी भी पॉइंट पर जाओ, हमने देखो यहाँ 2 पॉइंट किस किस पे लगाया था, हमने इस पे लगाया था, तो A1 V1 A2, एक तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ ले लेते A3 V3, तो तीनों बराबर होते, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी
at any point of flow remains constant. This is called equation of continuity. इसका लेकिन मायने क्या है, अब सुनना, 1 मिनट पहले समझ लो। जब किसी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है बेटा, जैसे यहाँ एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए इंटू बी कभी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और एरिया घटेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ऐसा होता भी है, एक पानी के पाइप से पानी निकल रहा है, आपने पाइप को दबा दिया, एरिया कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ जाती है, एरिया बढ़ा दो वेलोसिटी घट जाती है। तो जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां एरिया ज्यादा होगा। इसको लेकिन पढ़ेंगे कैसे, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप क्या कहोगे, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, आइडियल लिक्विड कहना है ना, तो आइडियल लिक्विड को क्या कहते हैं, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड flowing in streamlined motion, flowing in streamlined motion, the product of area and velocity at any point of flow, ऐसे लिखना है, at any point of flow the product of area and velocity remains constant. This is called equation of continuity. क्लियर है, समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया अगर आ गए। अब आगे देखो, अभी लिख लेना फिर। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीख है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जहां क्वेश्चन आना ही है, दैट इज कॉल्ड बेटा बर्नौलीज थ्योरम। किस पे आएगा, बर्नौलीज पर। तो लेकिन बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। कोई एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। जैसे मान लो एक बेटा ये पाइप है, इससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये अर्थ पे रखा है, तो एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, हाँ, तो किसी भी पॉइंट पर फ्लो के, जैसे मान लो h हाइट ऊपर रखा है, देखो हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जब v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, दो तो साफ साफ दिख रही हैं। तो अगर एक फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी देखी जाए तो पहली काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो क्या होगी, हाफ mv² होगी कि नहीं होगी, मास m है वेलोसिटी वो। लेकिन मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, क्या निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी, तो मास को किससे डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम से। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो मैं इसको हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकता हूं। व्हाट इज रो बेटा, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझ गए, व्हाट इज रो, द डेंसिटी। अब आपको ऐसा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, उसका जवाब आपको कब मिलेगा, जब पूरा पढ़ा देंगे। दूसरा, सारी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास m है अगर, तो h हाइट पर mgh। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो मास अपॉन वॉल्यूम करूंगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, क्या आ जाएगा, रो जी एच। तीसरी एनर्जी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी। देखो बेटा अब मैं तीसरी के बारे में बताता हूं, बिना प्रेशर के कभी लिक्विड फ्लो कर सकता है, देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो जब प्रेशर की आवश्यकता है तो प्रेशर एनर्जी होगी, प्रेशर के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। मान लो इस पॉइंट का प्रेशर P है फ्लो का, तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म, क्या बचा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर आ गई, प्रेशर के। किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के पास तीन एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहते हैं, अब आ जाओ बर्नौलीज थ्योरम पर। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली फ्लोइंग लिक्विड में ये इट शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है बर्नौलीज थ्योरम। कैसे, मैं बताता हूं। बर्नौलीज थ्योरम में बर्नौली कहते हैं
कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड आइडियल लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन, किसी भी पॉइंट ऑफ फ्लो पर, किसी भी पॉइंट ऑफ फ्लो पर लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर, तीनों का सम कांस्टेंट होता है। मतलब क्या कहते हैं ये, हाफ रो वी स्क्वायर एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो। तो अब आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन, शुरू की लाइनें तो लिख सकते हो ना, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझ गए, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। या आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, लेकिन बेटा वही होता है, क्या होता है, जब हम एक डेरिवेशन करते हैं, अगर हम आइडियल लिक्विड नहीं मानेंगे तो बहुत से ऐसे डिसिपेटिव फोर्सेस आ जाएंगे, उनको हम डेरिवेशन में निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आइडियल लिक्विड मानना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, जो हम रिजल्ट निकालते हैं थ्योरेटिकल रिजल्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट में इसलिए हमेशा डिफरेंस होता है, जिसके कारण एरर जनरेट होता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जैसे हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला तो 4 जूल आई, और थ्योरेटिकली निकाला तो 3 आई, तो जो डिफरेंस है वो रहेगा ना, वो तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। अब इसका क्या आता है बेटा, अब इसका आता है प्रूफ। चलो प्रूफ भी कर देते हैं इसका, बर्नौलीज थ्योरम का हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे जरूरी इसका प्रूफ ही आता है 3 नंबर में। तो हेडिंग लिखिए प्रूफ, किसका प्रूफ कर रहे हैं, बर्नौलीज का। ध्यान से समझना, 5 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो, एक हम पाइप ले लेते हैं, अर्थ सरफेस पे रखा है, एक ट्यूब ले लिया एक्स वाई, यहां पर जो हाइट है लेट इट बी h1, और यहां पर जो हाइट है इसकी लेट इट बी h2, यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है लेट इट बी v1, यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है लेट इट बी v2, यहां पर जो प्रेशर है लेट इट बी p1, और यहां पर जो प्रेशर है लेट इट बी p2, यहां जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट इट बी a1, और यहां जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट इट बी a2। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, ये फ्लो कर रहा है इसमें। तो बताओ मुझे, पहले लिक्विड को मुझे भेजना पड़ेगा पाइप के अंदर, फिर वो बाहर निकल आता है। तो वर्क डन पहले किसको करना है, एक्स पर, एट एक्स पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको एंटर करवाने में, और फिर वाई पे वो अपने आप बाहर निकलेगा। तो हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। वर्क डन, हम पर सेकंड का वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड इन एंटरिंग लिक्विड एट एक्स। एक्स पॉइंट पर लिक्विड को एंटर करने में वर्क डन कितना होगा, W1 मान लिया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां फोर्स मान लो F1, और लेकिन पर सेकंड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी। अब F1 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ प्रेशर P1 है और एरिया A1 है कि नहीं है, तो फोर्स की जगह P1 A1 लिख सकते हैं। तो बताओ वर्क डन कितना होगा एंटर करने में, P1 A1 V1। आ गया समझ में? ऐसे ही जब बाहर निकलेगा लिक्विड तो वर्क डन हम थोड़ी ना करेंगे, वर्क डन अपने आप, जैसे हमने 100 जूल वर्क किया और जब वापस निकला लिक्विड तो 60 जूल वर्क वापस मिल गया, पूरा थोड़ी ना वर्क डन खत्म हो गया, नहीं होगा ना। तो वर्क डन पर सेकेंड बाई लिक्विड, लिक्विड करेगा ना अब तो खुद ही वर्क डन, इन लीविंग एट वाई, इन लीविंग, जब बाहर निकलेगा वाई पर तो कितना वर्क डन, हाँ W2 मान लिया। अब सीधा लिख दो, वहां प्रेशर कितना है P2, एरिया कितना है A2, वॉल्यूम कितना है, वेलोसिटी कितनी है V2।
ये आ गया, हो गया, ये बाहर निकलते समय हो गया। नेट वर्क डन क्या हुआ बोलो, व्हाट इज नेट वर्क डन? नेट वर्क डन क्या होगा? W1 हमने किया 100 जूल, वापस मिला 60 जूल, तो 40 जूल हमारा खत्म हो गया ना। तो नेट वर्क डन क्या होगा बोलो, W1 माइनस W2। यहां से वैल्यू रख सकते हो, तो W1 क्या है, P1 A1 B1, W2 क्या है, P2 A2 B2, हाँ या ना। अब सुनो, x और y पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पे लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अभी पढ़ के आए हैं आप, एट x एंड y, हाँ x और y पे लगा रहे हैं, तो x पर लगाओगे तो a1 v1 और y पे लगाओगे तो a2 v2। बेटा ये है किसकी वैल्यू, a1 v1, एरिया इंटू वेलोसिटी होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, और एरिया इंटू वेलोसिटी है तो वॉल्यूम पर सेकंड है कि नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों वैल्यूज वॉल्यूम पर सेकंड की हैं, को गलत बात कह रहा हूं, वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है कि नहीं, तो ये मास कौन सा हो गया, ये मास पर सेकंड हो गया, क्या हो गया, मास पर सेकंड। लिख सकता हूं कि नहीं बोलो, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं, मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी, लेट द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड बी रो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो मैं a1 v1 और a2 v2 की जगह m अपॉन रो लिख सकता हूं कि नहीं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब फिफ्थ इक्वेशन को 4 में रख दो, तो 4 में रखोगे तो a1 v1 और a2 v2 दोनों की जगह m अपॉन रो लिख सकते हो कि नहीं बोलो। तो पुट इक्वेशन 5, कहां रख दें 5 को, 4 में रख दें, तो क्या आएगा नेट वर्क डन, P1 m अपॉन रो, P2 m अपॉन रो, हाँ या ना। m अपॉन रो कॉमन ले लो, क्या बचा, P1 माइनस P2, ये नेट वर्क डन आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6, वर्क डन आ गया। अब हमें यहां लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लगाना है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो नेट वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर नेट चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, वर्क डन के बराबर कर देंगे, जवाब आ जाएगा। चलो नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है बोलिए, पहले तो पहले हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्स और वाई के बीच, एट एक्स एंड वाई। हाँ बेटा, एक्स और वाई पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एक्स पर वेलोसिटी एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम, वाई पर एरिया कम है तो वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि घट गई, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी यहां ज्यादा है फाइनल पॉइंट पर, तो चेंज की जगह इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो चाहो तो। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई ना, तो कितना इंक्रीज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या होगी mv2 स्क्वायर, इनिशियल क्या होगी, समझ में आया, ये हो गई 7। ऐसे बेटा ठीक है। अगला, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, हाइट घट गई, पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्स और वाई पर, ठीक है। तो U डेल U कितना होगा, mgh1 इनिशियल थी जो ज्यादा थी और mgh2 जो कम हो गई। इतना क्लियर है कि नहीं है बोलो, आ गया इतना समझ में, ठीक। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेटा, काइनेटिक बढ़ गई, जैसे मान लो 10 जूल बढ़ गई और पोटेंशियल उस 5 जूल घट गई, तो नेट चेंज क्या बचा 10 माइनस 5, तो नेट चेंज इन एनर्जी क्या आएगा बताओ, नेट चेंज इन एनर्जी, व्हाट इज नेट चेंज इन एनर्जी, हाँ नेट चेंज इन एनर्जी ई मान लिया, काइनेटिक बढ़ी थी और
पोटेंशियल घटी थी तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आ गया नेट चेंज इन एनर्जी की नहीं? बोलो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 9। हाँ, नेट चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगा? नेट वर्क डन के बराबर होगा कि नहीं? तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, जो नेट चेंज इन एनर्जी है वो नेट वर्क डन के बराबर होगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 10। बस अब वैल्यू रखते चले जाओ। चलो, नेट चेंज इन एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं? अरे ये मैंने गलत लिख दिया, के लिखना है ना। ये नेट चेंज इन एनर्जी को क्या लिख दो? डेल के माइनस डेल यू, ये लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू रखो, चलो तीनों की वैल्यू रखो। डेल के बोलो, व्हाट इज डेल के? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस पोटेंशियल बोलो एम जी एच वन, तो माइनस एम जी एच वन हो जाएगा और प्लस एम जी एच टू हो जाएगा, हाँ या ना? और वर्क डन क्या था? नेट वर्क डन की वैल्यू बोलो, एम अपॉन रो क्या था? पी वन माइनस पी टू। ठीक है, देखो एम हर जगह आ रहा है तो पहले तो एम को निपटाओ, खत्म। रो का यहां मल्टीप्लाई कर दो इन चारों में, तो क्या बचेगा बोलो? हाफ रो वी टू स्क्वायर, हाफ रो वी वन स्क्वायर, रो जी एच वन, रो जी एच टू, और रो का क्रॉस बाय, तो क्या बचा? पी वन माइनस पी टू। बेटा अब एक काम करो, सारे टर्म पॉजिटिव बनाने, तो माइनस वाले ऐसे ले जाओ, माइनस वाले उधर लाओ, ऐसे कर दो। अपने आप 1 एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ हो जाएंगे। देखो ये माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए इस तरफ लाओ, ये दोनों माइनस है तो इस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इस तरफ क्या क्या बचेगा? P2, और क्या बचा? ये तो प्लस का ही था, सॉरी, ये काय को ले जाओगे? ये ले जाओगे ये, ठीक है, ये नहीं ले जाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये और ये क्या बचा? हाफ रो वी टू स्क्वायर और प्लस रो जी एच, हो गया कि नहीं? उस तरफ बोलो क्या बचा? P1 था, ये उस तरफ आया तो प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर और माइनस वाला गया तो सॉरी वी वन स्क्वायर और रो जी एच वन, हाँ या ना? हो गया बेटा। जब देखो सभी के 2 और 1 बराबर हैं तो इससे क्या कह सकते हो? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। हो गया प्रूफ? बोलो, दिस इज प्रूफ। हमने कुछ नहीं किया, नेट वर्क डन से नेट चेंज इन काइनेटिक, नेट चेंज इन वो, बस पूरा हो